इंसान की परवाह क्यों कर रही हो जो पहले ही मर चुका है? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी? पैसे की तरह कुछ है, मुझे जो भी चाहिए वह मुझे मिल सकता है और मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। वैम्पायर ने मोहक आवाज़ में कहा। अवनी उसकी बातों से गुस्से में आ गई। उसने ज़मीन से एक ब्रांच उठाई और उसे तलवार की तरह पकड़ लिया। तेज टहनी देखकर वैम्पायर अचानक कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, कैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम लकड़ी से डरते हैं? और करीब मत आना प्लीज़, और करीब मत आना। अवनी ने वैम्पायर को कन्फ्यूज़न में देखा। फिर उसने अचानक वैम्पायर की हंसी की आवाज़ सुनी। उसके भयानक एक्सप्रेशन की जगह लापरवाह हंसी ने ले ली थी। उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। हम अचूक हैं। हम केवल खुद ही मारे जा सकते हैं या हमारी प्यारी महिलाओं की निर्दयता से। वैम्पायर ने बर्फीली आवाज़ में उपहास किया। तो तुम अभी मर जाओगे। कांपती आवाज़ में अवनी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम और तुम्हारी बहन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और वो मुझसे उसकी गर्दन पर काटने की भीख मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि ज़िंदगी बेहद उबाऊ है, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता था और उसकी बहन उसके लिए बोझ थी। उसने कहा कि जब मैं उसे काटता हूँ तो वह केवल खुशी की एक झलक महसूस करती है। इसलिए उसने मुझे ज़्यादा खून पीने के लिए कहा, भले ही वो गंभीर एनीमिया से पीड़ित थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह थी जो खुद को चलाने के लिए ड्रग्स पर निर्भर थी? वैम्पायर ने कहा। अवनी ये शब्द सुनकर लगभग पागल ही हो गई थी। वो उसकी प्यारी बहन थी, फिर भी उस व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से अपमानित किया था। उसने अपने हाथों की लकड़ी की डाली को कसकर पकड़ लिया और चिड़चिड़े वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। हालांकि वैम्पायर वहीं खड़ा रहा और ज़िद्दी अवनी को अपने आप ही उसके जाल में गिरते हुए देख रहा था। यह छोटी बहन बड़ी बहन से कहीं ज़्यादा दिलचस्प थी। वो कम आज्ञाकारी थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए उसका खिलौना बन सकती थी। जब अवनी वैम्पायर के पास पहुंची तो उसने महसूस किया कि वो कितनी मूर्ख थी। उस उनकी ताकत निश्चित रूप से बराबर लेवल पर नहीं थी। जब उसने सोचा कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह ही खत्म हो जाएगी, तो अचानक उसके पास एक धधकती फायरबॉल दिखाई दी। गुलाब के रंग की फ्लेम्स ने एक शानदार जलती हुई रोशनी का उत्सर्जन किया और जंगल में धुंध और अंधेरे को दूर कर दिया, और यह एक विशाल पंच की तरह वैम्पायर को लगी। वैम्पायर ने कभी नहीं सोचा था कि एक फायर मैजिशियन जंगल में छिपा होगा। फायर बस्ट के ब्लास्ट ने उसे दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेजा और जगह पर आग लगा दी। ज़मीन पर पटकते ही वैम्पायर फायर फ्लेम्स में गिर गया था। फिर भी वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वो तुरंत फायर फ्लेम्स में अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आदर्श को हैरानी से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ में आ गया था और उसने तुरंत अपना चेहरा छिपाने के लिए कोट का इस्तेमाल किया। एक पिशाच किसी को अपना चेहरा दिखाने की परमिशन नहीं दे सकता था, क्योंकि उनका चेहरा रिवील होने के बाद वे अब शहर में नहीं रह पाएंगे। उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। उसे पता चल गया था कि कोई उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि जंगल में कोई और मैजिशियन है या नहीं। उसने अपना कोट लहराया, जो तुरंत काले चमगादड़ में बदल गया और उसके चारों ओर लिपट गया। जैसे ही चमगादड़ के पंखों की तरह लेदर कोट हवा में फड़फड़ाया, वैसे ही वैम्पायर आसमान में उड़ गया। शैडो एलिमेंट के ऑरा ने उसे घेर लिया और वह जल्दी से जंगल में भाग गया। वो इतना तेज था कि जब आदर्श ने फ्लाइंग शैडो का यूज़ करके वैम्पायर का पीछा करने की कोशिश की, तब तक वो पहले ही गायब हो चुका था। डैम इट, वो कितनी तेज़ी से भागा। आदर्श ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि वैम्पायर शैडो एलिमेंट का यूज़ करने में उससे कहीं बेहतर था। सरकमटेंसेस में उसे वहाँ रखना इम्पॉसिबल था। हालांकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अवनी का मर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती अगर वह और ज़्यादा हिचकिचाता। आदर्श अवनी के पास चल कर गया। वह बेबस होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वो साफ तौर पर निराश थी। आदर्श उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए। वो इस बात से हैरान था कि अवनी अपनी बहन का बदला लेने के लिए कितनी डिटरमाइंड थी। उसकी नाजुक अपीयरेंस के बावजूद यह साफ तौर पर दर्शाता है कि उसकी बहन उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। जब आदर्श को याद आया कि कैसे वैम्पायर बहनों का मजाक उड़ा रहा था, तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। अवनी बहुत देर तक जंगल में रोती रही। वो अब अपने स्कूल नहीं लौट सकती थी।
इसलिए आदर्श उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया और उसे लिविंग रूम में आराम करने दिया। आदर्श कुछ हाई क्वालिटी वाले ब्लड सीरम ढूंढने में कामयाब रहा। वो जानता था कि लड़के ने जानबूझकर वैम्पायर को अपना खून पीने दिया था ताकि वो वैम्पायर का विश्वास हासिल कर सके और अपनी चाल चल सके। थैंक्स। पिछली बार आपके साथ बुरा बिहेव करने के लिए मुझे खेद है, अवनी ने दयनीय रूप से कहा। तो तुम पहले से ही जानती थी कि तुम्हारी बहन की मौत अजीब थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम जैसे आम लोग उस क्रिएचर के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? आदर्श ने कहा। मैं बस बाकी लोगों को झंझट में नहीं घसीटना चाहती थी, सॉरी। अवनी ने धीरे से कहा। मुझे वैम्पायर को हैंडल करने दो, मैं इसे एक क्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने इस बार उसे अलर्ट कर दिया है इसलिए उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करना मुश्किल होगा। वो हर समय अपना चेहरा छुपाता रहा है, इसलिए मैं उसके असली रूप को क्लियरली नहीं देख पाया। क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? आदर्श ने पूछा। अवनी ने सिर हिलाया। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद उसकी बहन को पता हो, लेकिन वो पहले ही मर चुकी थी। यहाँ आराम करो। आदर्श ने उसे अपने कमरे में रहने की व्यवस्था की। वो उसे वापस स्कूल नहीं जाने दे सकता था क्योंकि वैम्पायर गुस्से में उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था, इसलिए उसे उसकी रक्षा करनी पड़ी। आदर्श ने एक गहरी आह भरी जब उसने देखा कि अवनी काफ़ी जल्दी सो गई थी। उसका पीला चेहरा अभी भी उदासी से भरा था। उसने खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया था। कोई और यह जानकर डर जाएगा कि वो आदमी एक वैम्पायर था। यह साफ दिखाता है कि अवनी अपनी बहन का बदला लेने के लिए कितनी दृढ़ थी। आदर्श लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था जब छुटकी ने दरवाज़ा खटखटाया और एक पल के बाद में अंदर आ गई। छुटकी यहाँ पहली बार नहीं आई थी। वो जल्दी से जूस की बोतल लेने के लिए फ्रिज के पास गई और उसे ऐसे निगल लिया जैसे वो दूध की बोतल पी रही हो। काम कैसा चल रहा है? क्या तुमने उसे ट्रैक करने का तरीका ढूंढा? आदर्श ने छुटकी से पूछा। छुटकी ने अपने हाथों से अपने होठों को पोंछते हुए कहा। वो लगभग भाग ही गया था। मैंने उसे एक प्राइवेट कंपाउंड में ट्रैक किया जो रेयर शराब इकट्ठा करने वाला एक क्लब लगता है। मैं टेंशन में थी कि वहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। ये काफ़ी से ज़्यादा है। हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ शानदार सोचना होगा, आदर्श ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी आर्मर मिलने की उम्मीद थी।